हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जब क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों की तैयारी और बढ़ाने के लिए आज हम लोग ले आए हैं प्रैक्टिस सेट, यानी 2024 का मॉडल पेपर ही है ये आपका। इसको हम प्रैक्टिस सेट के द्वारा करेंगे, यानी एक एक क्वेश्चन को करेंगे और इस प्रकार से आपका जो पूरा होगा पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज हम साइंस के लिए करने वाले हैं बहुत ही बड़ा प्रैक्टिस सेट, जिससे आपका पूरा सिलेबस क्या होगा, रिकॉल होगा, याद होगा और साथ ही ये देख पाएंगे कि तैयारी कहाँ तक हुई है और किस टॉपिक में भी आपको दिक्कत है तो वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो आज आप लोग के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक है। इसके बिना अगर किए, देखिए कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिना उसका प्रैक्टिस सेट किए, बिना उसका पीवाईक्यू किए अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप उसको एग्जाम देने से पहले उसका प्रैक्टिस सेट हल कर लेते हैं, ये देख लेते हैं क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाते हैं और आपको ये भी पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हुई है। क्या जो आप चाहते हो कि आपका 90 प्लस आए, 95 प्लस आए, तो क्या उस लेवल तक की आपकी तैयारी हुई है या नहीं, तो आपको इस चीजें कैसे पता चलेगी? प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और आप इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो तैयारी अच्छे से कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमको पढ़ना है क्या, क्लास 10 का साइंस का मॉडल पेपर, ये 2024 का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। कितना है? 3 ओम। देखिए ये ओम लिखा है आपका, ओम, या फिर देखिए इसका सिंबल होता है ये ओम का क्या है? सिंबल। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान ज्ञात है, धारक मान आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा आप जानते हो ओम का नियम, किसका नहीं जानते हो? ओम का नियम। बताओ ओम का नियम क्या होता है? देखिए आप जानते हो किनका? ओम का नियम। आपका जो ओम का नियम होता है क्या होता है? ओम का नियम से आप देख सकते हो भी क्या होता है। देखिए भी होता है आपका आई इंटू आर। तो इस तरह से आप धारक मान निकाल सकते हैं। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? आई बराबर हो जाएगा भी बटे आर। अब यहाँ पर देखिए आपको भी का मान दिया है कितना? 1.5 वोल्ट, यानी भी का मान दिया है 1.5 वोल्ट और प्रतिरोध का मान आपको आर का मान दिया है कितना? 3। तो अगर यहाँ से आप धारक मान निकालेंगे तो धारक मान क्या आ जाएगा? विभव मान दिया 1.5 बटे प्रतिरोध मान दिया है 3। प्रतिरोध मान क्या दिया है? 3। अब इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये सिंपल है, सॉल्व करेंगे तो आप इसको काट सकते हैं। 3 का 3, 3 को 15, लेकिन देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 0.5, यानी आपका जो आई का मान आ जाएगा कितना आएगा? 0.5 एम्पियर। आई का मान कितना आएगा? 0.5 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन कौन सही है? देखिए आपका ऑप्शन पहला नहीं सही है, आपका दूसरा ठीक है, 0.5 एम्पियर। ये आपका करेक्ट आंसर। तो पहले तो एकदम सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन से आपको समझ आ गया। ये क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। आप क्वेश्चन को पहले इक्वेशन पढ़िए फिर आगे उसको सॉल्व कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? आपसे क्या पूछ रहा है? क्षमता दिया गया। तो आप क्वेश्चन पढ़ा करो, क्या दिया तो देखा करो। तो आपको देखो दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी दिया है कितना? फोकस दूरी आपको दिया है 5 मीटर, लेकिन किसकी फोकस दूरी है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दी है आपके, अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होता है? माइनस में। अवतल लेंस फोकस दूरी किसमें होता है? माइनस में। अब इसको अगर सॉल्व करें, देखिए क्षमता आपसे पूछा है, तो अगर किसी भी लेंस की क्षमता निकालना आपको, देखिए क्षमता का सूत्र क्या होता है? क्षमता बताते हैं आपको पी से, और पी बराबर होता है 1/f मीटर में। क्या होता है? 1/f मीटर में, या फिर आप इसे लिख सकते हो 100/f, और यह हो जाता है किसमें? सेंटीमीटर। या तो बेटा यह करो मीटर में, या फिर 100 क्या करो यह सेंटीमीटर। देखिए आपका मान किसने दिया है? मीटर में, तो आप इस सूत्र को सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका पीक मान निकल जाएगा। पीक मान निकालने क्या होगा? 1/5 मीटर में है, लेकिन देखिए माइनस, तो क्या है? माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए 1 में 5 भाग देंगे आपको कितना हो जाएगा? ये जाएगा 0.5 और 0.2 बच जाएगा। कितना जाएगा? 0.2 बार। ठीक है, अगर 5 यहाँ 0 पढ़ेंगे तो 5 होगा, फिर 10 लगा देंगे तो 10 और 5 गुना 10, और ये आपका है माइनस। और शक्ति, शक्ति की मात्रा क्या होता है? शक्ति की मात्रा होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, इसे प्रसिद्ध करते हैं डी से। डी क्या है यहाँ पर? डायोप्टर। डायोप्टर किसका मतलब होता है? लेंस की क्षमता या शक्ति। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दिस
क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सवाल को करना है। सिंपल क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या क्या मान दिया उसको पढ़िए और फिर सूत्र में देखिए आपका आंसर आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। बहुत ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए निम्न में से किस माध्यम सबसे अधिक होगा। ठीक है, फिर चार माध्यम दिए, कौन दिया आपका, वायु, जल, कांच और मेघ। याद रखो जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उस माध्यम प्रकाश का सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी बात कि प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है, आपका निर्वात। किसमें होती है, निर्वात। कितना होती है, निर्वात में प्रकाश चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट। इसको आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट की प्रकाश की चाल होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात। निर्वात के बाद आपका होता है वायु में, वायु में तो जल में, फिर इसमें होता है कांच। तो अब इसका अगर चाहे तो क्रम भी आपको बता दें, याद रख सकते हैं आप। एक सबसे पहले किसमें होगा, सबसे ज्यादा आपका होगा निर्वात में। निर्वात से भी कम आपका किसमें रहेगा, वायु में। वायु से भी कम आपका रहेगा किसमें, जल में। और फिर जल से भी कम आपका किसमें रहेगा, कांच। ये प्रकाश की चाल का क्या है, क्रम। सबसे ज्यादा आपका किसमें होगा, निर्वात में। सबसे कम किसमें होगा, कांच। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यानी आपके पास क्या है, एक समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब जिसमें आप सुबह अपना चेहरा देखते हैं, जिसमें आप अपना सुबह डेली चेहरा देखते हो, आपका क्या है, समतल दर्पण। तो पूछ रहा है उसी समतल दर्पण की आपको फोकस दूरी बताना। तो ये बताओ जिस दर्पण की आप बचपन से, मतलब बचपन से इसका यूज करते आ रहे हो, बिना उसके तो आप एक दिन शायद न बिताया, तो उसकी फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। तो बताओ क्या, सिंपल सा ही दर्पण है। तो याद रखो समतल दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। कितना होती है, अनंत होती है। इसका आंसर कौन होगा, बी सही होगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होगी। आप इस बात का देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका देखिए प्रैक्टिस सेट में भी आया है, 2024 हमारे पेपर में भी आया, तो आपका इसका आने का भी चांस है। और बहुत छोटी चीजें लोग लड़के स्किप कर देते हैं और आगे जब आ जाता है तो सोचते हैं यार ये क्या है। तो ये गलती आप ना कीजिए, आप इसको अभी से देख लीजिए और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। देखिए आपको 4 तरह पर नाम दिए गए, मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेन। तो कह रहा है इसमें से एल्डिहाइड कौन। तो देखिए एल्डिहाइड पहले होता क्या, तो देखिए आप जानते हो एल्डिहाइड का जो पहचान होता है वो होता है CHO। CHO ये एल्डिहाइड का पहचान होता है। और इसके जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं। तो IUPAC नाम में इसमें आपका अनुलग्न क्या लगता है, अनुलग्न जो होता है वो लगता है अल। क्या लगता है, अल। ये भी आप याद रखोगे कि IUPAC नाम का अनुलग्न क्या लगता है, अल लगता है। तो अब आप बताओ कि इसमें से क्या होगा। इसमें आप नाम पढ़े पढ़ो, देखो क्या लिखा है, मेथेनॉल। देखिए इसमें आल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आल। यहाँ पर मेथेनॉल, अल। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अल आ रहा है। यहाँ पर एथेनॉल है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, आल आ रहा है। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, आपका सिंपल सा एल्केन। तो इस यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मेथेनॉल है इसमें क्या आ रहा है, अल। इससे आप पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन सभी का सूत्र लिख लीजिए। देखिए मेथेनॉल है, मेथेनॉल मतलब मेथ कितने कार्बन होता है, एक कार्बन का। एक कार्बन का सूत्र देखिए क्या होगा, CH3। और आल होता है OH। इसका सूत्र होगा CH3OH। अगर मेथेनॉल का सूत्र लिखने के लिए होता है वो देखिए CHO। ये वही सूत्र है मेथेनॉल। मेथेन आपका एक कार्बन होता है और नल किसका है, एल्डिहाइड। फिर एथेनॉल यहाँ क्या ये होगा C2H5OH। 2 कार्बन में क्या होता है, एक और एथेनॉल आल लगा है, तो आल किसका होता है, अल्कोहल होता है, OH लगेगा। और एथेन का सिंपल सूत्र होगा आपका C2H6। तो देखिए यहाँ पर भी CH समझ में आया नहीं, तो आप यहाँ नाम से लिखो या फिर ज्यादा समझ से दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। देखिए यहाँ पे आपका H2 है, ये कितना है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए 7 से कम, 0, 7, 7 से अधिक। तो आप बताओ H2 क्या होता है, H2SO4 जो होता है आपका, देखिए H2SO4 ये इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका क्या नाम होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और अब देखो इसके नाम से इसका सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको ये याद रखना। यह सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपका एक्चुअल होता है कि आपका एक प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, प्रबल अम्ल। जब आप
चैप्टर 2 पढ़ते हो अम्ल क्षार और लवण, तो वहां पर आप जब अम्ल पढ़ते हो तो अम्ल में दो प्रकार के अम्ल पढ़ते हो, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल। तो प्रबल अम्ल में आप 3 अम्ल पढ़ते हो, कौन कौन से? देखिए आप पढ़ते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये 3 अम्ल आप पढ़ते हो जो प्रबल होते हैं। तो वही से यहाँ पर आपका है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है क्या है? अम्ल। ये क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब पीएच मान में क्या होता है? तो देखिए आपका थोड़ा सा इसको देख लीजिए, पीएच मान। तो पीएच मान में होता है क्या? देखिए पीएच मान में आपका 0 से कहाँ तक होता है? 14। 0 से कहाँ तक होता है? 14 तक। अब इसमें के मध्य में आपका होता है 7। देखिए अगर 7 से कम होता है, यानी 0 से 7 से अगर कम है, यहाँ तक ये आपका होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। अगर यहीं पर आपका उदासीन हो जाए, क्या हो जाए? यहाँ पर अगर आपका 7 आ जाए तो ये आपका होता है उदासीन। 7 पर क्या होता है? उदासीन। 7 पे आपका क्या होता है? उदासीन। और या उसके बाद 7 से अधिक आपका 14 तक ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका क्षारीय। तो अब बताओ अम्ल है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 या 7 से ज्यादा कि 7 से कम? तो अम्ल का पीएच मान होगा 7 से कम, यानी इसका आपका नंबर ए से ही है। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन का नंबर ही थोड़ा सा गलत हुआ है, आपका ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, 7 से कम। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। सिंपल है ना। चल अब आगे देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन नहीं करती? तो इसको देखने के लिए देखिए आप इसको सूत्र लिखिए, एक मिनट। हाँ चलिए देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती? यानी यहाँ पे आपको कितने धातु हैं? 4 धातु, उसमें कौन हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती? इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यानी ये अगर आपको पता है तो आप इसको एक लाइन में कर लोगे। देखिए अगर आप पढ़े हो क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या पढ़े हो? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रसायन श्रेणी अगर आप पढ़े हो तो आप इसको एक मिनट में कर दोगे। देखिए विद्युत रसायन श्रेणी क्या होता है बताओ? श्रेणी। तो आपका जो विद्युत रसायन श्रेणी होता है ये होता क्या? देखिए विद्युत रसायन क्या श्रेणी क्या होता है? तत्वों का एक क्रम होता है। इस क्रम में आपके अधिक क्रियाशील तत्वों को ऊपर तत्वों को नीचे, यानी उनकी क्रियाशीलता के आधार पर तत्वों को अगर हम एक क्रम में रखें तो यहाँ से हमको कहा जाता है कि विद्युत रसायन श्रेणी। और इसी में जो ऊपर वाले तत्व होते हैं वो नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व को विस्थापित नहीं करते। तो यहाँ पर आपको अम्ल में देखिए आपका क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन से जितने तत्व ऊपर है वो हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे, जबकि जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए विद्युत रसायन श्रेणी होता है। देखिए हम जब यहाँ सब विद्युत रसायन श्रेणी देख लीजिए, तो विद्युत रसायन श्रेणी को सिंपल सा ट्रिक बता दे रहे हैं और आपका चलो देखो ये क्या होता है? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये आपका यहाँ पर मैग्नीशियम होता है। यहाँ पर ये शुद्ध लिखते हैं इसको, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फिर आपका होता है जिंक, ये आपके कुछ तत्व नाम के हैं, आपको बता रही है। ये क्या है? तत्व है। ये आपका तत्व एक क्रम में हम लिखेंगे कि ये तत्व, इनका क्रम क्या है? इनका क्रम इस तरीके से, यहाँ पर इनका क्रम क्या है? यानी ये ऊपर से नीचे इस तरीके से इनका क्रम ये। अब इस क्रम में है क्या? तो देखिए इस क्रम में हाइड्रोजन सबसे कहाँ है? नीचे है, और बाकी तक ऊपर है।
तो जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर देंगे, और जो तत्व हाइड्रोजन नीचे, देखिए इसके नीचे भी कुछ तत्व आते हैं, उनको भी आप देख लीजिए। कॉपर, मरकरी, ये भी तत्व आते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये एजी, एजी मतलब सिल्वर है, और ये एओ का गोल्ड। तो ये जो तत्व है देखिए हाइड्रोजन से कहाँ है, नीचे, जबकि यहाँ पर ये सब तत्व क्या हाइड्रोजन से ऊपर। तो ये जो इनमें से जितने तत्व हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन स्थापित नहीं करता, लेकिन जो ऊपर हाइड्रोजन को स्थापित कर दे। तो आप अपने ऑप्शन देखिए, देखिए आयरन, आयरन एफ कहाँ, देखिए एफ आपका यहाँ, इसका मतलब आयरन आपका क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो क्या करेगा, ये आपको हाइड्रोजन को स्थापित कर देगा। फिर दूसरा है जिंक, जिंक भी देखिए आपका हाइड्रोजन से कहाँ ऊपर है, ये भी हाइड्रोजन को स्थापित कर देगा। फिर आपका मैग्नीशियम है, देखिए मैग्नीशियम भी आपका हाइड्रोजन से ऊपर, ये भी स्थापित कर देगा। लेकिन आपका जो कॉपर, कॉपर देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे है, इसका मतलब ये भी स्थापित नहीं करेगा। देखिए पूछा कौन नहीं करेगा, तो ऑप्शन आपका यही सही होगा। ये आपका ऑप्शन सही है कि कौन सा तत्व स्थापित करेगा, कौन सा तत्व स्थापित नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए विद्युत श्रेणी, इसको आप याद रखने के लिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, जेपी स्टार ट्रिक। इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आपका ये आंसर था। देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, लाइक व सर का नाम, मंगल, मंगल मन जन कर फेंक द, फेंक द कोनी शंकर पार्वती है, कोनी शंकर पार्वती है। और इसके बाद इसका शुरू होगा, क्यों होगी सिल्वर की प्लेट सोना, सिल्वर की प्लेट सोना। यहाँ पर आपका एक तत्व भी नहीं, उसको लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ क्यों होगी, सिल्वर का होता है एजी, प्लेट को होता है प्लेटिनियम, और सोना को होता है ए। तो ये आपका क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, तो देखिए इसका सूत्र है, लाइक बा सर काना मंगल मंजन कर फेंक द कोनी शंकर पार्वती है, क्यों होगी सिल्वर की प्लेट सोना। तो इस चीज द्वारा आप इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद रख सकते हो, और जिस अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको देखते ही इसका आंसर बता सकते हो। याद आप इतना रखना है, जो ऊपर वाले तत्व है नीचे वाले तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व पर तत्व को स्थापित नहीं कर पाते। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं। इसमें सबसे पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें उनकी अवस्था बदलती है, लेकिन पदार्थ आपका दूसरा, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ नहीं बदलता, सिर्फ उनकी क्या होती है, अवस्थाएं बदलती हैं, उनका रूप बदलता है, वास्तव में वही पदार्थ होता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक पदार्थ जब दूसरा पदार्थ बन जाता है या नया पदार्थ बन जाता है, इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो अब इसमें आप देखिए क्या क्या कर रहा है, पहला जल के क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना, यानी जल का आपका किसमें बदल जाना, जल का आपको बदल जाना वाष्प। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ जल द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चला गया, सिर्फ उसकी अवस्था बदली, इसको फिर से संघनित करें, फिर से आपको द्रव बन गया। तो मतलब ये आपका भौतिक परिवर्तन ही है। फिर आपको क्या रहा, बर्फ का पिघलना, देखिए बर्फ पिघल कर द्रव बनाता है, इसको ठंडा कर फिर जम जाएगा, इसका मतलब ये भी आपको क्या है, भौतिक परिवर्तन। जल में लवण का घुलना, अब जल में क्या करा, लवण का घुलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन। एक और पढ़ लीजिए, एलपीजी का दहन। देखिए जल में लवण का घुलना बिल्कुल ये भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि आप जल में क्या घोल लो, नमक ले लो, नमक को घोल दो, आप जल को उबाल दोगे, पानी पूरा वाष्प के रूप में चला जाएगा, और नमक फिर से प्राप्त हो जाएगा, यानी ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है, इसमें अवस्था बदल गया था, बस ये पदार्थ जल में विलीन। लेकिन एलपीजी का जो दहन है, एलपीजी का दहन, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये आपका है रासायनिक परिवर्तन। ये क्या है,
रासायनिक परिवर्तन, यानी यही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सर से पूछा था ध्वनि परिवर्तन नहीं, क्योंकि ये आपका परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता है कि एक पदार्थ नया पदार्थ बन जाता है। देखिए एलपीजी जब दहन होगा तो इसमें दो चीजें निकलेंगी। क्या क्या निकलेगा? एक आपका निकलेगा उष्मा और दूसरा निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, ये बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या बताना है? शुद्ध जल का पीएच मान बताना है। शुद्ध जल का पीएच मान आप याद रखो, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ये आप याद रखोगे, शुद्ध जल का मान पीएच सदैव पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी कौन है? यानी आपको अगर कहीं चोट लग जाए, वहां से क्या होगा? ब्लड निकले। अगर आपको कहीं चोट लग जाए और वहां से क्या हो जाए? ब्लड निकलने लग जाए, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले ब्लड जब निकलता है तो ब्लड को थक्का जमने से क्या होता है? ब्लड फिर से रुक जाता है। तो थक्का कैसे जमेगा? पहली बात देखो, सिंपल है। आपका जो ब्लड होता है हल्का सा अम्लीय, कैसा होता है? हल्का अम्लीय। अब जैसे ही आप उसको कोई क्षारीय माध्यम से छाड़ देते तो क्या होगा? उधर से जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा। यानी आपका जो रक्त है इसको रोकने के लिए इसको क्या होगा? इसको देखिए ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, रक्त का थक्का जमना। क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का जमना, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग कब होता है? जब आप देखो अभी अब होता है जो रक्त होता है ये आपका कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय होता है। अगर इसके साथ आप क्या ला दो? क्षार ला दो। क्या ला दो? क्षार। अगर इसके साथ आप मिला दो किसको? क्षार को, तो ये अम्लीय माध्यम क्षार से मिलकर क्या बना देगा? ब्लड क्लॉटिंग। क्या कर देगा? ब्लड क्लॉटिंग। यानी इसको ब्लड करने आपको क्षारीय माध्यम चाहिए। अब देखिए आप क्या है आपका खाने का सोडा, नवसादर, धावन सोडा, फिटकरी। तो यहाँ पे देखिए इन सभी का यूज नहीं करते फिटकरी। फिटकरी क्या करते हैं? यूज करते हैं ब्लड को क्लॉटिंग करने में। क्यों? क्योंकि आपका फिटकरी कैसा होता है? क्षारीय। फिटकरी कैसा होता है? क्षारीय। अब इसको जैसे हम ब्लड मिलाते हैं क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। दूसरी बात आप इसको सिंपल तरीके से ये बताओ, आपके घर में या फिर सैलून, सैलून पर वो जो हेयर कटिंग करने वाले होते हैं, हेयर कटिंग करने के बाद या फिर दाढ़ी बनाने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद क्या करते हैं? आप देखोगे एक वो ऐसे व्हाइट का पदार्थ होता है, फिटकरी होता है वो, ठीक है, पत्थर ऐसा कांचना का चिकना सा, उसको क्या करते हैं? उसको तरफ के लगाते हैं, मतलब जो सैलून होते हैं वो लगाते हैं। क्यों? ताकि कहीं अगर कटा हो तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड बाहर ना निकले, ब्लड वेस्ट ना हो। तो क्यों कैसे करते हैं? ताकि वो ब्लड अगर निकल रहा है तो बंद हो जाएगा डाउट, या फिर कहीं थोड़ा बहुत निकल रहा है तो क्लॉटिंग। तो इसलिए फिटकरी के इसमें यूज किया था। इस बात को आप याद रखें। ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर हो गया, हालांकि आपको ऑप्शन में सिंपल दिया था, उसको याद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है पराग कोश में होते हैं। अब आपका बायोलॉजी क्वेश्चन, बायोलॉजी क्वेश्चन आ गया तो इसको सिंपल से समझते हैं। ठीक है, अब पराग कोश में क्या होता है? पराग कह रहा बाह्य जल के तरह पराग कण पादपों में जाइलम का मुख्य कार्य है जाइलम करना। देखो यहाँ पर आपका होता क्या है? यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन आ गए हैं। पहले देखिए क्या है? पराग कोश में होता है, तो अब याद रखो, देखो बाह्य जल नहीं होता, पराग कोश में क्या होता है? आपके पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण। पराग कोश क्या होता है? आपका एक थैलीनुमा संरचना होती है। पराग कोश क्या होती है? एक थैलीनुमा संरचना होती है। देखिए कैसे होती है, आप इस पराग को भी देख सकते हैं। देखिए आपको ये इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके की संरचना होती है। अब इसमें देखिए दो भाग होते हैं। अब ये दोनों भागों में फिर दो भाग होते हैं, टोटल 4 भाग होते हैं, जिन्हें बोलते हैं लघु बीजाणु। इसको बोलते हैं देखिए पराग कोश। क्या है? पराग कोश। तो इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर आपके छोटे छोटे बनते हैं पराग कण। क्या बनते हैं? पराग कण। तो याद रखो पराग कोश के अंदर आपके क्या होते हैं? पराग कण। यानी आपका ये आंसर। फिर आपका देखिए हम नीचे का पादपों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पादपों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का संवहन करना। आपका एक ही ऑप्शन दिया है, हालांकि इससे 3-4 ऑप्शन और होंगे, ये आपका आंसर है। ये सही कि पादपों में जो जाइलम का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? जल का संवहन करना। ठीक। अच्छा इसमें आप एक चीज और जान लो, पादपों में एक और भाग होता है जो बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए यह भोजन का संवहन करता है, भोजन को
कहाँ से? पत्तियों से। कहाँ से? पत्तियों से ले आता है, पत्तियों से पादप के सभी अंगों तक पहुंचाता है। कहाँ ले जाता है? सभी अंगों तक। तो फ्लोएम का कार्य होता है भोजन को पादप के पत्तियों से जो बनी होती है पत्तियों से पादप के सभी अंगों तक, जड़, तना और पत्ती, फूल, जो भी कलियां सभी जगह पहुंचाना होता है। और जबकि जाइलम कार्य क्या होता है कि जमीन के अंदर जो जहाँ जड़ें हैं वहां से उनके द्वारा इकट्ठा किए गए जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है। ये आपका 11 क्वेश्चन था। 12 वाला देखते हैं। देखिए इसमें क्या था, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु में बड़ा। क्या करा? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखो ये आपका सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बड़ा। तो आप ये जानते हो, देखो दर्पण क्या, जो दर्पण, तो आप जानते हो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? हाँ बताओ जल्दी। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? तो इसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं पूरा अच्छे से। चलिए यहाँ समझ। देखिए आपका दर्पण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण आपके दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है आपका समतल दर्पण। क्या होता है? समतल। और एक आपका होता है गोली। क्या होता है? गोली। अब इसमें जो गोली होता है इसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अब जो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण से 6 स्थितियों पर आपका प्रतिबिंब बनता है, जबकि आपका उत्तल दर्पण से मात्र 2 स्थितियों पर आपका प्रतिबिंब बनता है। अगर ये अभी वो 8 स्थितियां आपको अच्छे से याद है तो आप उसका आंसर आसानी दे सकते। देखिए जो आपका उत्तल दर्पण, इसमें 2 स्थितियां होती है और दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब होता है आभासी प्राप्त होता है और वस्तु से छोटा ही प्राप्त होता है। जबकि आपका अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में अलग अलग स्थितियां आती है, लेकिन इसमें से 5 स्थितियों में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। और मात्र एक स्थिति में आपका जो होता है वो कैसा बनता है? आभासी। अब यही आपको याद रखना है कि वो कौन सी एक स्थिति है जिसका आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो वो आपका है, देखिए क्या कहा, मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच। नहीं, मुख्य फोकस वक्रता के बीच ऐसा होता है। वक्रता के अनुपात, वक्रता के अनुपात होते हैं तो प्रतिबिंब की वक्रता के अनुपात बनता है वस्तु के बराबर बनता है, मतलब ये भी होगा। वक्रता के केंद्र से परे ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के, हाँ याद रखो, जब यही आपका आंसर होगा, यानी जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और भी दर्पण के पीछे बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा। वस्तु कैसा होता है? बड़ा। तो ये आपका एक ही स्थिति ऐसी होती है जिसमें अवतल दर्पण में, अगर ये आपको 6 स्थितियां आ गई तो इस सिंबल से कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा? किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समहोता है। यानी आपके पास एक लेंस है और एक दर्पण, दोनों की जो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ कि एक क्या है? तो ऑप्शन क्या है आपका? दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल है, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो याद रखो, देखिए आपके जो लेंस होते हैं यहाँ थोड़ा सा एक चीज आप याद रखो, देखो दर्पण ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल और अवतल, अभी आपको पीछे होता है। और लेंस के दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल और अवतल। अब ध्यान दें, इनमें एक चीज समानता होती है, एक बहुत बड़ी समानता होती है। क्या वो समानता क्या है? तो देखिए इनमें एक बहुत बड़ी समानता होती है और वो समानता है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो याद रखिए जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल, जो दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, जो आपका होता है क्या फोकस दूरी, वो उत्तल दर्पण तथा लेंस
दोनों का धनात्मक, दोनों कैसा होता है धनात्मक, जबकि आपका जो अवतल होता है, अवतल लेंस तथा दर्पण ये आपका सदैव ऋणात्मक, यानी चाहे लेंस पर या चाहे दर्पण, अगर उत्तल है तो धनात्मक ही होता है उसकी फोकस दूरी, और अगर अवतल है तो ऋणात्मक ही होता है। ये बहुत बड़ी समानता होती है। यानी यहाँ पे क्या जो फोकस दूरी दिया है, प्रदर्शन कर दिया है प्लस में है, इसका मतलब दोनों आपके होते हैं उत्तल, चाहे दर्पण देखो चाहे लेंस, ये दोनों आपके उत्तल ही है, क्योंकि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरियां धनात्मक है। इस बात को आप याद रखेंगे तो नवनियम का हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि फोकस दूरी आपके चाहे उत्तल की हो, लेंस की हो, उत्तल दर्पण की हो, दोनों की धनात्मक होती है, जबकि अगर फोकस दूरी अवतल लेंस की देखो या दर्पण की, दोनों की ऋणात्मक। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीमनी। एंटीमनी क्या है, तो देखिए एंटीमनी आपका होता है उपधातु। क्या होता है उपधातु, धातु नहीं है, अधातु नहीं है और नहीं, तो एंटीमनी आपको क्या होता है उपधातु। अगर आपको उपधातु क्या रखना है तो इसका एकदम सिंपल से आपको एक जेपी स्टैटिक बताते हैं। जेपी स्टैटिक से आप इसको याद रखते हो, तो देखिए आप याद रखें क्या, इसका ट्रिक है बसी आज सब गेटे पर। इसका क्या ट्रिक है, बसी आज सब गेटे पर, बसी आज, बसी आज सब गेटे पर, ये आपका ट्रिक है किसका, उपधातु का। किसका, उपधातु को याद रखने का ट्रिक है। देखिए बसी मतलब क्या हो गया, बोरान, और सी मतलब सिलिकॉन। आज हो गया आपका आर्सेनिक, सब हो गया एंटीमनी, और फिर गैलेरियम टेल्यूरियम, और फिर हो गया पोलोनियम, ये आपका पीओ होता है। देखिए क्या होता है पीओ। तो देखिए टेल्यूरियम पोलोनियम आप इन सबको नहीं याद रखिए, बस यहाँ से भी याद रखिए, ये बोरान से गैलेरियम, जर्मेनियम तक। देखिए आपका बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और जर्मेनियम, ये आपके क्या है उपधातु। क्या है उपधातु। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो, देखिए आपका क्या था एंटीमनी था, एंटीमनी यानी एसओ था, ये आपका क्या है उपधातु। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि बस ये आज सब डेटे पर, इससे आपको पूरा याद होता है, याद रहेगा क्या उपधातु है, यानी आपके पूरे अवस्था में सिर्फ यही क्या है उपधातु है, बाकी या तो धातु है या अधातु या कुछ गैस है। ठीक, चलो इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब क्या कर रहा है, एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या, तो एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो देखो एस्टिक अम्ल का नाम, अब एस्टिक अम्ल यहाँ देखिए एस्टिक अम्ल लिख दिया, ये तो आईयूपीएसी नाम है ना, ये एस्टिक अम्ल क्या साधारण नाम, एथेनोइक अम्ल, हाँ ये आपका क्या है एथेनोइक अम्ल आईयूपीएसी नाम, मेथेनोइक अम्ल नहीं होगा, प्रोपेनोइक नहीं। देखिए एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COO, ये किसका एस्टिक अम्ल का सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर आपका जिसमें COO समूह आता है उसके आईयूपीएसी नामकरण में अनुलग्न में ओइक अम्ल जुड़ता है। क्या जुड़ता है ओइक अम्ल, और इसमें कार्बन कितने हैं, देखिए कार्बन आपके कितने हैं दो कार्बन, तो दो कार्बन क्या हो जाएगा एथेन, दो कार्बन क्या होगा एथेन, और उसमें क्या जोड़ देगा ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, देखिए दो कार्बन क्या हो जाएगा एथेन, और इसमें ओइक को जोड़ दो क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा बी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या हो, तो लेड क्या होता है, लेड आपका लिखिए होता है पीबी, और नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है NO3, और पीबी का क्या होता है डबल पॉजिटिव, तो आपका डबल पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, इसी से जो सूत्र बनेगा आपका लेड नाइट्रेट का। देखिए हम क्या लिखा है PONO3 का होल ट्वाइस PbNO2 का होल ट्वाइस PbO। तो देखो यहाँ पर सूत्र बनाने का सिंपल तरीका है, पड़ेगा Pb यहाँ पर डबल पॉजिटिव होता है, जबकि NO3 पर सिंगल नेगेटिव, तो इसका माइनस इसके नीचे आता है, इसका प्लस इसके नीचे, तो आपका क्या हो जाएगा PbNO3। अब देखिए एक यहाँ लिखा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो है तो यहाँ पर आ जाएगा तो, यानी आपका आंसर बी करेक्ट है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये अब किसका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो देखो
इसको समझने पहले आप थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन देख लीजिए। आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका जो हाइड्रोकार्बन, देखिए ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन आपका मुख्य रूप से 2 होता है। कौन कौन? एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त, देखिए संतृप्त में आपका एक ही आता है जिसका नाम है एल्केन, जबकि असंतृप्त में 2 आते हैं। कौन कौन? एक आता है एल्कीन और एक आता है एल्काइन। अब इनका सूत्र देखिए होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2। एक किसका सूत्र होता है? एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन सूत्र होता है CnH2n और इसका सूत्र होता है CnH2n - 2। ये सूत्र देखिए, इनमें से अगर इस सूत्र को या इस सूत्र को फॉलो किया तो क्या होगा? असंतुलित हाइड्रोकार्बन, और इस सूत्र फॉलो किया तो क्या होगा? संतुलित हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पर क्या है C2H6, यानी C मतलब कार्बन संख्या देखिए यहाँ पर 2, यानी n का मान कितना दिया है यहाँ पर 2। अगर n का मान आप 2 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो 2 दूना 4 और 2 6, यानी C2H6 आपको क्या है? एल्केन। फिर यहाँ देखिए C2H4, यानी कार्बन संख्या 2 हाइड्रोजन संख्या 4, यानी दुगुना। अब देखिए यहाँ पर तो क्या होता है? एल्केन का CnH2n, यानी दुगुना। तो ये आपका क्या है? C2H4 जो आपका ये एल्कीन है, एल्कीन आपका क्या है? असंतुलित हाइड्रोकार्बन। तो पूछा आपसे क्या है? निम्न में से असंतुलित हाइड्रोकार्बन है, तो निम्न में से जो असंतुलित हाइड्रोकार्बन आपका यही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसको मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक कार्बन है, n का मान 1, अगर 1 रखेंगे तो उसका 2 और 2 4, CH4 हो जाएगा। और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 2 6 2 8, यानी यहाँ पर क्या होगा? तो आपका जो यहाँ पर था C2H4, यही आपका क्या है? एल्कीन। और एल्कीन क्या होते हैं? असंतुलित हाइड्रोकार्बन। समझ आ गया? आप इन सूत्रों से क्या कर सकते हो? आपको डायरेक्ट भी नाम से लिख सकते हो, नाम अगर लिखो तो नाम से आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या? क्लोराइड का आपको सूत्र दिया है, ऑक्साइड का सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए इसको आप सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। देखिए क्लोराइड का सूत्र क्या दिया है? MCl2। अच्छा तो इसका आप आयनन करेंगे तो देखिए होता क्या, आपको पता है ना, M पर पता नहीं, लेकिन आपको Cl पर पता होता है कि माइनस होता है। तो अब बताओ अगर ये आयनित होंगे तो अभी आपको देखो पीछे जस्ट बताया, देखिए यहाँ पर जस्ट पीछे क्या होता है कि इसका जो होता है धनात्मक इसके नीचे आता है, इसका जो होता है इसके नीचे आता है। तो देखिए यहाँ 2 नीचे आ जाता है, इसका 1 नीचे आ जाता है, 1 लिखा नहीं जाता। अब यहाँ देखिए यही पर सेम वही चीज, देखिए क्या है, इसका यहाँ 2 है, देखिए क्लोरीन पे कितना माइनस है, यहाँ पर 1 लिखा नहीं, 1 लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन नीचे 2 है, इसका मतलब कितना होगा? प्लस कितना होगा? +2, यानी इस धातु पर +2 धनावेश। अब इसका अगर है ऑक्साइड, तो अगर ऑक्साइड बनाओगे तो क्या देखो M पर डबल पॉजिटिव और ऑक्सीजन, आप जानते हो ऑक्साइड क्या होता है? डबल नेगेटिव। अब अगर ये रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या करेगा, इसका नीचे होगा, इसका नीचे आएगा क्या? M2O2। ध्यान समझो, देखो M यहाँ से O यहाँ से, तो इसका 2 था तो इसके नीचे 2 लिखे हैं, इसका भी 2 था इसके नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा? क्या आएगा? M। तो आपका ये नहीं होगा, आपका ये ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आपको समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले आप उसको देख लीजिए आयन पे, आयन कितना है, तो आयन निकालने का सरल तरीका है, आप देख लीजिए, आपको ये तो माइनस होता है, इसका पता था क्लोरीन माइनस होता है, तो यहाँ से आपको पता चल गया इसको +2। अब +2 का सारा ऑक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पर ऑक्साइड क्या होता है? -2, अब माइनस माइनस कैंसिल होता है, आपका क्या आएगा? ये क्या था? ऑक्साइड क्या कलर। तो अब इसमें सिंपल सा आपको ये देखना था कि इस पे आयन कितना है, अगर आपको आयन पता है तो आप निकाल सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वृक्कों का कार्य। अब ये तो एकदम सरल, वृक्क का क्या कार्य है? शोषण करना? बिल्कुल नहीं। शोषण कौन करते हैं? शोषण आपके करते हैं फेफड़े। प्रजनन करना? नहीं, प्रजनन के लिए आपका जनन तंत्र पाया जाता है, जनन तंत्र। इसमें आपका अगर स्त्री की बात करें तो स्त्री में आपका मुख्य अंग होता है क्या? अंडाशय। और यहीं पर अगर आप नर की बात करें तो नर में क्या होता है? वृषण। उत्सर्जन, हाँ ये वृक्क का कार्य, किसका कार्य है? वृक्क का। तो वृक्क कार्य उत्सर्जन, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब एक और पूछा पाचन, तो पाचन आप जानते हो इसका पाचन के पाचन तंत्र अलग होता है, जो आपका मुख्य कार्य तो छोटी आंत होता है, छोटी। हालांकि पाचन तंत्र होते हैं तो बहुत सारे अंग होते हैं, सभी का कार्य होता है, मुख्य रूप से जो करते हैं निकाल नाम पर लिखते हैं।
अंडाशय। चलो तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उत्सर्जन करता है, द्वितीय प्रकार क्या होता है, उत्सर्जन। और याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यानी ये 2022 2023 दोनों में पूछा, 2022 2023 दोनों में पूछा गया, तो आपका 24 में पूछने का चांसेस है, इसको आप याद रखें। अब देखिए क्या है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर क्या होती है, कलियां विकसित होती है, पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, इनमें से सबसे पूछ रहा है वह कौन सा पौधा है जिसमें पत्ती पर कली उगती है। तो देखो आपका पुदीना नहीं, पुदीना के तने पर उगती है। देखिए आप जो पढ़ते हो क्या, जनन, तो जनन में जो पढ़ते हो काई के जनन, तो काई जनन में आप तीन चीज पढ़ते हो, जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्ती द्वारा। देखो जो आपका पुदीना है, पुदीना आपका तने द्वारा निकलता है, कोई दिक्कत, कलियां निकलती है, किसपे निकलती है, तने। आलू, आलू का भी हम तना ही खाते हैं, और यानी इस पर भी तने पर ही क्या निकलती है, कली। ब्रायोफिल्म, हाँ याद रखो आपका जो ब्रायोफिल्म यही आंसर होगा, क्योंकि ब्रायोफिल्म की पत्तियों पर क्या होती है, कलियां निकलती है। अच्छा ऐसा क्यों, ब्रायोफिल्म में पत्तियों पर कलियां की आवश्यकता क्यों, तो याद रखो, देखो जो ब्रायोफिल्म होता है इसकी पत्तियां कैसे होती है, मांसल, कैसे होते हैं, मांसल, और इनमें भोजन स्टोर होता है। तो अब इसमें भोजन स्टोर हो गया, इस प्रकार यहाँ पत्तियों की कलिकाएं भी सूख जाती है, और ये पत्तियां जब जमीन में गिरती हैं तो वहां से एक नए पादप का विकास होता है। अच्छा उसका मेन रीजन ये है, देखिए जो ब्रायोफिल्म होते हैं ये आपके पाए जाते हैं लवणीय प्रदेशों में, कहाँ पाए जाते हैं यार, देखिए ब्रायोफिल्म आपके पाए जाते हैं लवणीय क्षेत्रों में, कहाँ पाए जाते हैं, लवणीय क्षेत्रों। और लवणीय क्षेत्रों में देखिए अगर इनमें बीज बनता है, तो बीज से अगर जन्म होता है, तो बीज जब जमीन पर जाते हैं तो उनको अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन लवणीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर इनको विकसित करने की, अरे लवणीय नहीं, दलदली क्षेत्र, लवणीय नहीं, किसमें, दलदली क्षेत्रों में होते हैं। तो देखिए दलदली क्षेत्र में क्या होता है, ये अगर जमीन जाएंगे दलदल के अंदर चले जाएंगे, वहां पर इनका विकास नहीं हो पाए, इसलिए इनमें जो है पत्तियों का विकास होता है, तो कलिका जो होती है पत्तियों पर ही विकसित हो जाती है, जैसे ही नीचे गिरते हैं तो ऊपर ही रहती है पत्तियां, और उनसे नए पौधों का विकास। तो इस प्रकार आपका ब्रायोफिल्म में इस प्रकार क्या होता है, अनुकूलन पाया जाता है वातावरण के अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो डीएनए तंतु आपस में किस प्रकार जुड़े, दो डीएनए तंतु आपस में किस प्रकार जुड़े थे। तो आपको देखो कि डीएनए संरचना जो किसने दिया था, सबसे पहले आप याद रखो, इसको दिया था आपका वाटसन और क्रिक ने, किसने, क्रिक ने। कब दिया था, 1963 ईस्वी में, कब दिए थे, 1963 में, याद रखिए। और इस कार्य के लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला, क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। इन्होंने क्या किया था, डीएनए के द्विपरमाणु संरचना बताया था, जो आपका डीएनए होता है, देखिए ये आपका इस प्रकार डीएनए होता है, और ये आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसका नाम होता है आपका हाइड्रोजन बंध। क्या नाम होता है, हाइड्रोजन बंध। आपका ऑप्शन डी सही है। तो याद रखिए डीएनए के दोनों और हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। उसमें भी आप थोड़ा सा हाईलाइट अगर करोगे, देखिए होता क्या है सर, आपका डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, कितने, 4, ए टी सी जी। तो इसमें आपका देखो ए आपका आता है एडेनिन, और टी क्या होता है, थायमिन। तो एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बंध जुड़ा होता है, जबकि सी आपका साइटोसिन होता है, और जी होता है ग्वानिन, और ये आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े। और यहाँ पर जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये आपका किस बंध द्वारा जुड़ा है, याद रखिए आपका हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा। ये बात भी आपको याद रखना है कि दो डीएनए तो रज्जु होते हैं, श्रृंखलाएं होती है, एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है। तो आनुवंशिक विज्ञान कौन जनक है, क्या लिखा, देखिए यहाँ लिखा आपका एच जे मूलर, एच जे मूलर नहीं, ये नहीं, चार्ल्स डार्विन ये भी नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल, हाँ ग्रेगर जॉन मेंडल क्या कहता है, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अपना प्रयोग किसमें किया था, मटर पर, वो भी किस मटर पर, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम पर किया था, उद्यान मटर पर किया था। याद रखिए इन्होंने अपना उद्यान मटर प्रयोग करा था, इन्होंने ही आनुवंशिकता की नींव डाली थी, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो डीएनए। अच्छा, इसको तो आप देख चुके हैं, हाइड्रोजन बांड जुड़े होते हैं, इसको हाइड्रोजन बांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके देखिए एमसीक्यू खत्म हो गया। अब आपको कुछ सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ गया, तो इनको आपको करना। तो अब इनको आपको करने के लिए सिंपल क्वेश्चन पढ़ो और क्या क्या दिया उसको समझो और फिर आगे पढ़ो। देखो क्या क्या, सबसे पहले कहा आपको दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष क्या होता है? तो दृष्टि दोष सिंपल से आप कहोगे कि जब हमें आंखों में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिससे हमारे रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता, जिसके कारण हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसे बोलते हैं दृष्टि दोष। या हम किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते तो हमारे आंखों के अंदर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अब ये कितने प्रकार का होता है? सिंपल से आपको पता है कि दृष्टि दोष आपका होता है, ये आपका कितने प्रकार होता है? ठीक है, आंख में, देखिए आंख में जो होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, जिससे वस्तु वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, दिखाई देती है। आंख की इस अवस्था को, आंख की इस अवस्था को दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तैयार किए कि आंख में अगर हमें किसी कारणवश जो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन पाए तो उसके कारण क्या होता है, हमें कोई वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती और इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। अब यहाँ कितने प्रकार का होता है? देखिए अब दृष्टि दोष आपके देखा जाए मेनली 3 प्रकार, लेकिन आप 2 और भी पढ़ते हो उनको बता। देखिए आपका जो दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष ये टोटल आपके कितने प्रकार का है? देखिए आपका जो दृष्टि दोष है ये 5 प्रकार के, कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए याद, आपका पहला होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा आपका होता है दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष। तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आपका होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चौथा आपका क्या होता है? चौथा का देखिए होता है वगांधता, वगांधता। और पांचवा एक लास्ट आपका होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता। ये आपके 5 प्रकार के दृष्टि दोष। इनमें होता क्या, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। देखिए एकदम सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा भी होता है। देखिए निकट दृष्टि के मतलब क्या होना चाहिए? निकट दोष में दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं। जबकि आपका जो दूर दृष्टि दोष, कौन? दूर दृष्टि दोष। तो देखिए दूर दृष्टि में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास को स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तीसरा आपका होता है जरा दृष्टि। देखिए जरा दृष्टि दोष में आपका ये दोनों होता है। जरा दृष्टि में क्या होता है? दोनों, यानी जरा दृष्टि दोष में ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती ना पास की वस्तु, यानी कहीं की भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ऐसा कब होता है? ऐसा वृद्धावस्था, जब इंसान धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है, उसकी आंख की मांसपेशियां काम कमजोर हो जाती है, उनकी लेंस की क्षमता कमजोर हो जाती है, तो उनको न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखते हैं न पास की, इसे बोलते हैं क्या? जरा दृष्टि दोष। अब देखिए जो वर्णांतता है और अवलोकन, ये 2 अलग प्रकार के दोष। वर्णांतता क्या होता है? तो वर्णांतता में क्या होता है, देखिए इसमें कोई विशेष रंग की नहीं दिखाई देता है, कोई एक इंसान एक विशेष रंग को नहीं पहचान पाता। तो वर्णांतता में 2 मुख्य रंग होते हैं आपका, देखिए लाल और हरा। यानी कोई व्यक्ति, जिन व्यक्तियों में वर्णांतता होता है वो लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाते या उनके रेटिना पर लाल और हरे रंग का प्रतिबिंब बनता है, उनके लिए
क्या होती है, लाल और हरे रंग को पहचान ही नहीं पाते। तो ऐसे व्यक्ति जो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते उनको क्या होता है। अबिंदुकता क्या है, देखिए अबिंदुकता में अगर एक बिंदु पर आपकी दो रेखाएं खींची गई, दो रेखा मतलब एक आपका देखिए क्षैतिज में खींचा गया है, किसमें खींचा गया है, यहाँ पर क्षैतिज में खींचा गया ऐसे, और यहीं पर आपका ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों खींचा, देखिए ऊर्ध्वाधर क्षैतिज जब दोनों खींचा गया होता है तो यहाँ पर जिसको अभिमुखता होती है या तो उसको ऊर्ध्वाधर रेखा की दिखेगी या तो क्षैतिज, तो दोनों साथ साथ नहीं दिखेगी, या तो ऊर्ध्वाधर दिखेगी या तो क्षैतिज दिखेगी। तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होते हैं मतलब क्या, अबिंदुकता। तो यह आपके क्या थे, दृष्टि दोष और दृष्टि दोष के, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं। यानी आप देखिए जो इंद्रधनुष होते हैं कब दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष आपका मैक्सिमम दिखाई देते हैं जब बारिश, यानी बारिश होने के बाद जैसे धूप निकलता है तो आपका क्या हो जाता है, इंद्रधनुष दिखाई जाता है, इसके पहले या बाद नहीं दिखाई देता। क्यों ऐसा होता है, तो इसका रीजन देखिए, इसका क्या रीजन है, इसका अगर आप एक लाइन में उत्तर देना चाहें तो इसका एक लाइन में उत्तर होगा, ये आपका होता है, देखिए ये आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। अच्छा, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा दो चीजें होती है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, दो चीजें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण। अब ये होता कैसे, तो ध्यान से देखिए, जब बारिश होता है तो बारिश के बाद क्या होता है, बारिश में जो छोटे छोटे कण होते हैं, बरसात में जो जल के छोटे छोटे कण होते हैं वो वाष्प अवस्था में क्या होते हैं, वायुमंडल में ही रहते हैं, यानी वायु में ऊपर कुछ छोटे छोटे जल के कण स्थित होते हैं। उस वक्त जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश आया और यहाँ पे क्या है, जल के छोटे छोटे कण, तो प्रकाश आकर इन पर जब पड़ता है तो यहाँ से ये होते हैं कि इनमें प्रकाश किरणें जाकर उनका वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दो घटनाएं होती है, एक आपका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और साथ ही वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण मतलब क्या होता है, प्रकाशों का उनके अवयव रंगों में विभक्त होना। जैसे आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश में सातों रंग होते हैं, तो वो सभी सातों रंगों का अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। तो उन छोटी छोटी बूंदों से सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। समझ आ गया, तो इंद्रधनुष के कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन था वर्ण विक्षेपण। इस बात को आप याद रखें। इसका रीजन यही है कि बारिश के बाद ही जल के कण वायुमंडल होते हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश से वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इंद्रधनुष बनता है। इस बात को आप याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो आप इसे बताओ, इसको प्रूव करके बताओ। देखो कैसे बताओ प्रूव करके, यहाँ पर आपके पास ये उत्तल लेंस, क्या है, उत्तल। अब आपको पता है, देखिए ये आपका उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस का मुख्य छोड़ टेढ़ा हो गया, सीधा कर, देखिए ये आपका हो गया उत्तल लेंस के। अब जब कोई प्रकाश किरण इस लेंस के, देखिए जब प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये लेंस से क्या होता है, देखिए लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है, यानी ये सभी क्या होती है, एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। तो जिस बिंदु से होकर जाती हूँ वहां से उसको बोलते हैं मुख्य फोकस, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब एक बात याद रखिए आप, उत्तल लेंस में होता क्या, अगर उत्तल लेंस में कोई समांतर प्रकाश किरण आ रही है तो ये सभी प्रकाश किरणों क्या करता है, एक बिंदु पर मोड़ देता है, क्या करता है, एक बिंदु पर मोड़ देता है, या एक बिंदु पर संघनित करता है, मिला देता है, अभिसरित कर देता है, क्या कर देता है, अभिसरित। याद रखो, समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस
क्या करता है, अभिसरित कर देता है, एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तब क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर लिखोगे कि जो आपका उत्तल लेंस होता है, क्या उत्तल लेंस, वो क्या करता है, देखिए आप लिखोगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस अपने उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आने वाली आने वाली प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, क्या कर देती है, अभिसरित कर देती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो याद रखिए कि ये लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अपहरित कर देती है, इसके गुण के कारण, इसके गुण के आधार पर इसका नाम रखा गया क्या, अभिसारी। ये सिंपल सा आपका तरीका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, ये आपका सिंपल सा टॉपिक होता है, इसको आसानी से पढ़ सकते हो, किताब से पढ़ जरूर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा नहीं कि इसको स्किप कर दोगे, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे। देखिए अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनके बीच क्या देखना है आपको, अंतर। तो अंतर आप सिंपल से निकाल सकते हैं। देखिए अवतल दर्पण का जो यूज होता है सबसे पहले आपको किस में होता है, देखिए ये बड़े द्वारक वाले दर्पण का लैंपो, किसमें, लैंपो में प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं, लैंपो में प्रयोग करते हैं। और इसमें आपका देखिए ये होता है उत्तल दर्पण, इसका उपयोग गाड़ियों, जैसे आपका कार, स्कूटर, जो भी आपके चलती हैं, स्कूटर, बस आदि के साइड मिरर, साइड दर्पण के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, साइड दर्पण के रूप में करते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, देखिए इसका प्रयोग आपका करते हैं, देखो आप क्या होता है, जो गाड़ियों की हेडलाइट नहीं होती, सामने की जो हेडलाइट होती है इसमें आपका बत्ती जलती है, तो हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है इसका, गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, हेडलाइट क्या है, गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण आप देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पहले तो आपको गाड़ी को मिरर साइड उस पर किया जाता है। दूसरा देखिए ये आपका लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में विभिन्न निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए ये विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करने में इसका प्रयोग किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करना है, तो सिंपली आप जेपी स्टार कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में, या फिर मान लीजिए आपको 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए जेपी स्टार क्या है आपका, आप क्वेश्चन पहले पढ़िए,
देखिए ये आपको करने का जेपी स्टार में 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप? 3 स्टेप। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, पहला स्टेप तो ये है। पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट। आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए एकदम ध्यान से। तो ये कह रहा है किसी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न, यानी किसका इसका मान दिया। देखिए आपको सबसे पहले प्रतिरोध का मान दिया, यानी आर का मान दिया है कितना? 4। फिर कहा है प्रति सेकंड 100 जूल, 100 जूल उष्मा, यानी आपको उष्मा का हीट एनर्जी का मान दिया कितना? 100 जूल। फिर कहा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरे पर विभवांतर है, यानी 2 आपको मान दिया। स्टेप फर्स्ट में आपको प्रश्न पढ़ना है, जो क्वेश्चन मान दिया वो लिख लेना। अब स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करना है? देखिए आपको जो पूछ रहा है उसका सूत्र लिख। तो कौन सा पूछ रहा है? सिरे पर विभवांतर। ये होता है आप ऊर्जा एच और क्या होता है, लेकिन एच आपको डब्ल्यू में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो डब्ल्यू बराबर होता है क्या होता है? ये आपका होता है, देखो आपका कई सूत्र होते हैं कि आपका पहले सबसे पहले इसका होता है वी आई टी। पहला सूत्र क्या होता है? वी आई टी। देखिए डब्ल्यू होता है वी आई टी। फिर यहाँ से अगर मान बदल दे तो हो जाता है आई स्क्वायर आर टी, और फिर इसको अगर मान बदल दे तो ये हो जाता है आपका वी स्क्वायर बटे आर इंटू। ये सूत्र होता है। अब देखिए ये तीनों सूत्र में कौन सा सूत्र लगेगा, ये डिपेंड करता है कि वो किसका किसका मान दिया है। देखो आपको यहाँ पर किसका मान दिया है? प्रतिरोध का मान दिया है। और पूछ किसका रहा है? विभवांतर पूछा है। देखो आपको विभवांतर पूछ रहा है, यानी v का मान पूछ रहा है। तो आपको एक मान दिया है, वहां पूछ रहा है क्या दिया है? आर का मान दिया, v का मान पूछ रहा है। और साथ देखिए आपको एक शब्द और कहा दिया प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड मतलब आपको टी का मान भी दिया है। टी का मान कितना दिया है? 1 सेकेंड। कितना दिया है? 1 सेकेंड। अब यहाँ से आप बताओ कि आर वी टी किस सूत्र में है? इस सूत्र में देखो वी आई टी नहीं, इसमें नहीं। आई स्क्वायर आर टी इसमें भी नहीं, इसमें यानी वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी, यही सूत्र लगेगा। इसी सूत्र आप सब तो आपका किसका मान निकल जाएगा? तो आपका डब्ल्यू मान कितना दिया है? 100। तो यहाँ क्या रखोगे? 100 बराबर वी स्क्वायर। वी का आपको मान निकालना तो उसको वी स्क्वायर बटे आर, आर मान कितना दिया? 4। तो यहाँ का लिखोगे 4 इंटू टी का मान, टी का मान आपको दिया 1 सेकेंड। अब इसे सॉल्व कर दो। देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 4 को इधर पछाना करना होगा। 4 इधर आकर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 100 बराबर 20 बार। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ सॉल्व करते जाए, इधर 4 को इसमें सम करते हैं, क्या हो जाएगा? आपका 20 का हो जाएगा 400। यह कितना हो जाएगा? 400। अब देखिए 20 का इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो फिर क्या जाएगा? अंडर रूट 400। अब अंडर रूट 400 मान कितना होगा? वर्गमूल करोगे आपको हो जाएगा 20। यानी यहाँ पे विभवांतर मान कितना होगा? 20 वोल्ट। इसको आप याद रखें। इसका मात्रक भी लिखिएगा। देखिए मात्रक अगर नहीं लिखा, पूरा सवाल किए और लास्ट में मात्रक नहीं लिखे, आपका नंबर कट जाए, यानी आपको पूरा सवाल अधूरा माना जाए। तो याद रखिए आपको लास्ट में इसका इकाई मात्रक भी लिखना जरूरी, बिना मात्रक लिखे नहीं आना। तो आपका विभवांतर मात्रक क्या होता है? वोल्ट। यहाँ का कितना मान गया? 20। समझ आएगा? चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, और 2 क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और, अभी कितने क्वेश्चन? चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करते रहिए, पूरा आप कंप्लीट करना है। तो ये क्या कर रहा है? 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरीय 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। अब देखिए यहाँ फिर से आपको ऊष्मा ही पूछ रहा है। अब ऊष्मा का भी आपको पहले क्या कीजिए, आप सिंपल जो मान दिया उसको ले लीजिए। लेकिन सबसे कहा 20 ओम प्रतिरोध, यानी आपको सबसे पहले क्या आर का मान दिया है, आर का मान कितना दिया है? 20 ओम। फिर किसका मान दिया? कोई विद्युत स्तरीय 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, यानी आई का मान आपको दिया कितना? 5 एम्पियर। आई मान कितना दिया है? 5 एम्पियर। और प्रतिरोध कितना है? 100 20 ओम। फिर कह रहा है 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, टी का मान आपको दिया है 30 सेकंड। तो कह रहा है ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा याद कीजिए। ऊष्मा आपको यानी डब्ल्यू का मान पूछ रहा है, या तो देखिए कैसे लिखिए। तो इसका मान अभी आपने पिछले के सूत्र में क्या देखा था? देखिए अभी आपको बताया वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। तो आप बताओ यहाँ से कौन सा आपको चाहिए, सूत्र कौन सा चाहिए? ठीक है, आपको आर आई टी का मान दिया, तो आर आई टी के लिए लिखा है आई स्क्वायर आर टी, यानी आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो आई स्क्वायर आर टी। तो बस मान उठा तो रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे इस मान कितना है? आई आई का मान दिया है 5, तो 5 इंटू स्क्वायर, आर का मान दिया आपको 20,
और टी का मान कितना दिया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए सर क्या जाएगा। ये सर आपका है यहाँ से 25 इंटू, अच्छा ठीक है, 3 दूना 6 और डबल कितना होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए क्या आ जाएगा। 25 छक्का 150, 25 को अच्छा हो गया, 25 का 150, 2 जीरो 25 का 2 जीरो 15, या इसको आप लिख सकते हैं कि आपके यहाँ से आ गया 15,000 जूल, या इसको आप लिख सकते हैं 15 किलो जूल। देखिए 10 ये 3 जीरो मतलब क्या है 1000, और 1000 किसको होता है 1 किलो जूल के बराबर होता है। तो आप इसका या तो 15 जूल 15,000 जूल लिखिए या 15 किलो जूल लिखिए, दोनों आंसर सही। तो ये आपका सिंपल से इसका फार्मूला था। अब फार्मूले बेस पर सवाल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या, इनके गुण। तो देखिए अगर आपके पास एक चुंबक, क्या है एक चुंबक, अगर आपके पास एक चुंबक है, देखिए इसमें आपको पता है कि दो होते हैं, यन और, कितने ध्रुव है, दो, यन और एन। और यहाँ पर अब देखिए पूछा गया चुंबकीय रेखाओं को, चुंबकीय रेखाओं को आपको निकालना है। देखिए अब इसका गुण क्या होता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो यन से निकल कर एक वक्र बनाती हुई यस पर जाती है। कहाँ से निकल कर, देखिए ये आपका यन से निकल कर वक्र बनाती हुई जाती है यस। इसी प्रकार यहाँ से बना के डिजाइन कहा कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है कि निकल कर यन से कहा जाती है यस पर। और बल रेखा निकलती है देखिए इससे, इस तरीके से, यहाँ से भी कुछ बल रेखा निकलेंगी इधर से। चलो देखिए ये बल रेखाएं, ये आपको यार को यन से निकलती है और कहा जाती है यस पर, कहा जाती है यस पर, यन से निकलती है और यस पर जाती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं का गुण क्या है, पहला गुण यही है आपका, देखिए सब पहला गुण क्या है आपका कि यन से जाती है कहा, देखो यन से जाती है किसे, यस की ओर बाहर, और वो भी क्या बनाती है, वक्र बनाती है, वक्र बनाती। तो पहला गुण क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं यन से निकलकर वक्र बनाती हुई चली जाती है कहा, यस पर। दूसरा इसका है देखिए कि ये यहाँ से यन, यस से यन की ओर भी जाती है अंदर, यानी चुंबक के अंदर ये बल रेखाएं यस से यन कहा जाती है, यस से यन की ओर जाती है कहा, चुंबक के अंदर। तो चुंबक के अंदर जो होती है बल रेखाएं कहा जाती है यस से यन। तो दूसरी बात देखो आपका ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो ध्रुवों पर अधिक होती है। ध्रुव कैसे होती है, अधिक। क्या रखोगे आप कि चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर अधिक होती है, अधिक होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है, जबकि किनारों पर, देखिए यहाँ पर ध्रुवों पर, ये आपका यस ध्रुव है और यन ध्रुव, ये यस ध्रुव, तो इन पर ध्रुवों पर क्या होती है, अधिक होती है, जबकि आप दूर चले जाओ तो इनसे ध्रुवों से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है कम। तीसरा याद रखो आप, चौथा पॉइंट लिखो कि ये चुंबक के मध्य बिंदु, चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है, शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है शून्य, यानी इन दोनों चुंबक के मध्य बिंदु है कि यहाँ पर जो आपका होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य। तो 3-4 पॉइंट हुए। अब देखिए आप बल रेखाओं के गुण पूछा, बल रेखाओं का एक 5वां गुण जो बहुत महत्वपूर्ण, कौन सा गुण है कि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं, नहीं, इस बात को याद कि कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक दूसरे को काटती नहीं। क्यों, अगर एक दूसरे को काट देंगी तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं। इस बात का याद।
ठीक है। एक्चुअली क्या होती है, बल रेखा जा रही है तो ये आपस में एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं। इस बात का अभ्यास तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये आपका जो लाइन लिखे यहाँ पर, ये सबसे इन सभी में गुणों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपका ये है कि ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं। एक लाइन और आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, क्या, देखिए, इन पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे यहाँ पर देखिए बल रेखा यह मोड़ी है, अगर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दें, यानी इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र P है उसकी दिशा, अगर यहाँ पर हम खींच देगा इस पर रेखा खींच देंगे P, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र दिशा है इस तरह। तो अगर चुंबकीय बल रेखा पर हम कहीं पे स्पर्श रेखा खींच दे तो उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है उसकी दिशा होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं। तो आगे देखिए अब क्या है, का दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं क्यों? अब देखिए यही आपको हम पीछे बताया, क्या बताया है कि ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, आपसे पूछ रहा है क्यों नहीं काटती। देखिए, यानी मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, दो बल रेखाएं, देखिए एक बल रेखा ऐसे है, दूसरी बल रेखा ऐसे। अगर इस प्रकार से काट दें तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए ये आपका इधर जा रहा था, ये आपका इधर जा, ठीक है। तो इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे इस बिंदु पर, देखिए इधर जाएगा, और इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर जाएगा। तो यहाँ पर एक बीच चुंबकीय क्षेत्र आएगा यहाँ पर। तो एक बिंदु, देखिए इस बिंदु पर, एक बिंदु पर दो दिशा हो गई किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। और एक बिंदु पर याद रखिए, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं। इस बात को याद रखेंगे कि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं, इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो आप यही लिखेंगे कि एक बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है, इसलिए दो चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। आपको देखिए कुछ संतुलित समीकरण लिखना है जो आपको यहाँ पर मान लिखा है। क्या कहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप बताओ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, H2SO4, इसकी क्रिया कर रहे हैं जिंक से। ये आपका क्रिया करके बनाया गया। तो देखो जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक से क्रिया कराते हो, ये हाइड्रोजन जो, ये जिंक जो है, इस हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। तो प्रतिस्थापित को साधारणतः जो बनाता है जिंक सल्फेट प्लस। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो हाइड्रोजन देखिए कभी अकेले नहीं होता, ये हाइड्रोजन का H2 ग्रुप में होता है। सदैव हाइड्रोजन सदैव किसके रूप में होता है, H2 ग्रुप, यानी परमाणु रूप में होता है, अणु के रूप में होता है। अब इसको आपको संतुलित करना है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, यहाँ पर जिंक एक है, यानी आपका ये क्या हो गया, बैलेंस रेट। तो ये पहले से ही बैलेंस, रिएक्शन बस करा दो, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बैलेंस। तो आपको क्या करना, संतुलित समीकरण ही लिखना था, तो आपको ये बैलेंस। चलिए अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते देखिए, नहीं आपका बैलेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इसकी क्रिया किससे, हम मैग्नीशियम के साथ Mg, इसके साथ क्रिया करेगा क्या। देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और ये धातु हाइड्रोजन को भी आपको बताया था पीछे विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें भी आपको बताया कि मैग्नीशियम धातु जो हाइड्रोजन ऊपर होती है, और ये आपका अम्ल है, तो अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करेगी, धातु प्रतिस्थापित कर देगी, यानी इसको हटा के यहाँ से खुद इसका ग्रहण करेगी। देखो एक्चुअल में रिएक्शन होता है, आपका इसका आयन होता है, तो ये निकलता है H+ और ये बनाता है Cl-। क्या होता है, H+ और Cl-। देखो यहाँ से क्या करेगा, मैग्नीशियम इसके क्लोरीन के साथ आ जाएगा, तो आपको पता है मैग्नीशियम कितना होता है, प्लस। अब मैग्नीशियम प्लस होता है तो यानी यहाँ पर क्या, MgCl। देखो क्लोरीन का एक होता है, एक लिखा नहीं जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम प्लस होता है, यहाँ पर दो लिखना, प्लस हाइड्रोजन आपका अलग होगा किसके रूप में, H2।
ये आपका क्या होगा, HCl MgH2Cl। अब इसको संतुलित करना है, देखिए क्या लिखेंगे आप, HCl प्लस Mg, ये रिएक्शन होगा क्या बनाएगा आपका MgCl2 प्लस H2। अब ध्यान देखो, आप यहाँ पर हाइड्रोजन एक है जबकि यहाँ हाइड्रोजन दो, तो अगर इसके पहले आप कर दो दो, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन हो गया, और एक मेंशन इस तरफ एक मेंशन दो क्लोरीन दो, एक क्लोरीन में दो इधर था, इधर दो हो गया, इधर दो हाइड्रोजन दो, तो आपका रिएक्शन बैलेंस। समझ आ गया। इस प्रकार आपको अब पहले रिएक्शन करना है, लिखना है, उसको सॉल्व करना है, रिएक्शन करवाना है, क्या बन रहा है उसको बनाने के बाद देखना है कौन इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस कर दो बस। चलिए अब एक तीसरा आपका है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से सहयोग करके अमोनिया बनाता है। तो देखिए इसमें होता है आपको, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन N2 ग्रुप में होता है, हाइड्रोजन H2 ग्रुप में होता है, ये आपस में क्रिया करके बनाते हैं अमोनिया। अमोनिया तो क्या होता है NH3। देखिए यहाँ पर आपका आयरन की उपस्थिति होती है और ये आपका 450 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, क्रिया करके बनाते हैं क्या अमोनिया। तो अब अमोनिया बन गया, तो अब इसे क्या है संतुलित करना है। तो ध्यान दो आप, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन कितना है दो, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है एक, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करते हैं दो करते हैं। देखो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर तीन था और दो यहाँ कर देते हैं 6, क्योंकि इस तरफ हाइड्रोजन कितना है सिर्फ दो। तो अगर इसके पहले यहाँ पर तीन कर तो क्या बैलेंस हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पर 3 दूना, यानी अब ये आपका क्या आ गया बैलेंस। ये आपके कुछ रिएक्शन थे जिनको करना था, साथ उनको बैलेंस करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो निम्नलिखित यौगिकों क्या करना है IUPAC नाम लिखना। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखो CH3CH2, देखो इसको हम फिर से लिख करेंगे, लिखा है आपका CH3CH2CHO। अब इसका नाम करें पहले, देखो आप इसमें कौन सा क्रिया समूह। तो ध्यान देखो इसमें आपका है CHO। CHO समूह किसका होता है एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड एल्डिहाइड के लिए जो आपका नाम में अनुलग्न होता है, अनुलग्न वो क्या होता है आपका जोड़ता है अल, क्या जोड़ता है अल। तो इसके आगे नामकरण में आप कार्बन संख्या लिखोगे, उसमें अल जोड़ दोगे, आपका सिंपल नाम लिखा है। तो इसमें कितने कार्बन है 1 2 3, अब उसका नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3। अब इसका तीन कार्बन क्या होता है प्रो, और प्रो आपका सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब प्रोपेन में आप लगा दो अल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब प्रोपेन वाले को 1 है तो लिख सकते हो इसको 1, तो इसका 1 प्रोपेन। ये आपका कौन सा हो गया ना IUPAC नाम, किसका IUPAC नाम हो गया CH3CH2 CHO। अब यहाँ देखिए क्या CH3CO CH3, ये क्या दिया है यहाँ पर आपको दिया है CH3COCH3। देखिए अगर किसी भी क्रिया में CO सम होता है, ये होता है किसको कीटोन, इसको बताता है कीटोन, यानी कीटोन का पहचान क्या होता है CO। यानी देखिए इसका पहचान आपका सिंपल से होता है, कीटोन होता है ये होता है RCOR, इसको लिखते हैं CO, अब दोनों बार खाली, तो कीटोन होता है। तो कीटोन का IUPAC नाम का तो लास्ट में जोड़ देते हैं ओन, क्या जोड़ते हैं ओन। ठीक है, इसमें कितने कार्बन से नंबर कर लीजिए 1 2 3, आप इधर से करें या फिर इधर से करें 1 2 3, देखिए दूसरे पर दोनों तरफ से सही, आप किसी तरफ से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका दूसरे पे क्या है CO समूह है, तो कितने कार्बन होगा टोटल 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या होगा प्रो। अब सेवन सिंगल बॉन्ड क्या लगा दो प्रोपेन हो जाएगा प्रोपेन। अब कीटोन में लास्ट में जुड़ता है ओन, तो प्रोपेन लिख सकते हो 2 ओन, क्या लिख सकते हो प्रोपेन 2 ओन। पहले आप ये नाम लिख सकते हो, देखिए 3 कार्बन का प्रोपेन लिख दिए, और दूसरे स्थान पर क्या है ओन, या इसी का लिख सकते हो 2 प्रोपेनो नाम। तो ये दोनों नाम आपके सही, या तो आप इसको लिख सकते हो प्रोपेन 2 ओन, या लिखो प्रोपेन 2 प्रोपेन। ये आपका सिंपल से क्या था IUPAC। हमने सोचा क्या करा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी, टिप्पणी होता क्या। अब देखिए क्या कहा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपका सिंपल है, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया में यानी जब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, देखिए एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन
अपचयन दोनों हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं क्या कि जब एक ही अभिक्रिया क्या होती है, किसी का आक्सीकरण हो रहा है तो किसी का अपचयन हो रहा है, इसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आपको लेते हैं, FeCl2 प्लस SnCl4। ये रिएक्शन करके देखिए बनाता क्या है, ये आपका बनाता है FeCl3 प्लस SnCl2। ये रिएक्शन हुआ। अब इसमें किसी का अपचयन होगा, किसका ऑक्सीकरण। ध्यान करो, देखो यहाँ पर Cl2 है, इसका मतलब इस पर जो ऑक्सीकरण संख्या है, इस पर जो आपका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर है प्लस, और यहाँ देखिए Cl4 इसका मतलब यहाँ पर +4। अब यहाँ से देखिए रिएक्शन यहाँ होने की फिर Cl3 बना, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया +3 हो गया, और इसमें Cl2 बन गया, इसका हो गया प्लस, ये ऑक्सीकरण संख्या हो गई। अब ध्यान देखो तो यहाँ पर आपका देखिए आयरन जो है यहाँ से यहाँ, तो आयरन देखिए +2 से +3 हो गया, यानी यहाँ पर +1 बढ़ा, ऑक्सीकरण संख्या हो गया +1 बढ़ा। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण, क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। और वहीं पर देखिए यहाँ पर जो Sn यहाँ से ये Sn, यानी 4 से हो गया 2, इसका मतलब ये -2 हो गया ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण संख्या जब घटता है आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण घटना होता है अपचयन। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन होता है, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि आपका SN3 क्या हो रहा है अपचयन। तो एक ही क्रिया में दोनों रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस पूरे अभिक्रिया को याद रखिए, बोलते हैं क्या रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ गया। चलो इसका एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर क्या है H2 प्लस Cl2, ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या आपका HCl। क्या बनाएंगे HCl। अब यहाँ पर अगर देखो ध्यान से तो हाइड्रोजन की अक्षर संख्या 0 है, क्लोरीन की अक्षर संख्या 0, यहाँ हाइड्रोजन संख्या +1 है, क्लोरीन संख्या -1। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो क्या है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन संख्या है वो +1 हो गया, यानी बढ़, इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, जबकि क्लोरीन देखो 0 से क्या हो गया -1, यानी घट गया, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीजन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। ये भी आपका क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ आ गया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन अगर दोनों साथ में होता है तो बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर देखिए आपका क्या बोल रहा है आगे, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या। तो एस्टरीकरण क्या होती क्या, तो एस्टरीकरण देखिए होता क्या है इसमें, देखिए इसमें जब आप एस्टिक अम्ल, अच्छा एस्टिक अम्ल ना लिखा आप सिर्फ बोल सकते हो क्या, देखिए एस्टिक अम्ल क्या है, इसमें एस्टर बनता है। क्या बनता है एस्टर। देखिए जब एल्कोहल, क्या एल्कोहल तथा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल ना बोलते आप, वो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। क्या कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को और इसी इसी अभिक्रिया अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, को क्या बोलते हैं, इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण कहते हैं, यानी जब इसका एल्कोहल, जैसे एल्कोहल हम ले रहे हैं यहाँ पर C2H5OH, देखिए आपका क्या है, ये आपका है एथिल एल्कोहल। इसकी क्रिया करके कोई भी अम्ल ले सकते हैं, चाहे एस्टिक अम्ल ले लें, CH3COOH, ये आपका क्या है, ये आपका है एथेनोइक अम्ल।
एथेनोइक अम्ल। And जब एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी SO4 की देखिए होता उपस्थिति क्या में। यहाँ से, देखिए होता क्या यहाँ से आपका निकल जाता है OH और यहाँ से निकल जाता है H। क्या निकलता है? देखो ध्यान से, देखिए यहाँ से आपका निकलता है H और यहाँ से निकल जाता है OH। ये दोनों आपस में क्रिया करके निकल जाते हैं, यहाँ से आपका निकल जाता है H2 निकल जाता है और बनाता क्या है? तो आपका यहाँ से बनाता है, देखिए यहाँ से क्या बचा आपका CH3CO, क्या बचा? CH3CO और यहाँ से आपका बचा है OC2H5। तो यहाँ से CH3CO C2H5, तो ये आपका होता है एस्टर जिसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है? एथिल एसीटेट। तो ये आपका है एस्टर। तो याद रखो, जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ या उपस्थिति में कराते हैं तो उसमें एस्टर और जल बनता है, इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। तो यहाँ गया, ये आपका क्या है? एक आपका एथिल एसीटेट क्या है? एक एस्टर। चलो, ये आपकी प्रैक्टिस सेट, यानी आज हमने कुल कितने क्वेश्चन किए हैं? देखिए आज हमने कुल लगभग 37 क्वेश्चन किए। 37 में इसमें कई पार्ट हैं, यानी आज हमने 40 क्वेश्चन किए, यानी आपका 35 प्लस क्वेश्चन किए। 35 प्लस क्वेश्चन किए। अब इन 35 प्लस क्वेश्चन में आप ये बताओ आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कितने डाउट था और कितने गलत। तो इससे आपने क्या सीखा कि आपको जितना देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो उन सभी में आपको कुछ चीजें ऐसी थी जो सरल थी आ रही थी, कुछ ऐसी चीजें थे जो आप पढ़े थे लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहे थे, और कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं। तो इन सभी चीजों से आपका क्या हो गया? रिवीजन भी हो गया और साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गया। तो अब आपको घर पर पढ़ने की जरूरत है कि किस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक उठाइए और पढ़। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के जो इस टाइम में है, जो इस समय चल रहा है, इस समय बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट हम आपको लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए सेट के साथ मिलेंगे जिसमें आपका फिर से टोटल सब्जेक्ट का क्या होगा, PYQ होगा। उसमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चन PYQ ही थे, ऐसा नहीं बस उसमें लिखा नहीं था। आपको 2022 के क्वेश्चन बहुत सारे थे। इस प्रकार से PYQ और साथ ही जो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है उनको आपको करना है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए।